आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है खंड काव्य की परिभाषा है। तो क्या है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुति, ये खंड काव्य की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 2, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो 120 धारा में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो योग रूढ़ होगा। प्रश्न संख्या 4, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है क्या? छात्र 2 पुस्तकों कृत है, यह इसका सही संस्कृत अनुवाद है। प्रश्न संख्या 5, याच धातु योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव। याच धातु के योग में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 6, यतश्च निर्धारणम किन विभक्ति का विधायक है? यतश्च निर्धारणम कौन सी विभक्ति का विधायक है? तो षष्ठी सप्तमी का होता है। प्रश्न संख्या 7, पट धातु प्रश्नपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है क्या? पटिश्यामी। पटिश्यामी मतलब लिट लकार भविष्यत काल में, तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा इसमें? पटिश्यामी, अर्थात मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 8, सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है किरात अर्जुन्यम। प्रश्न संख्या 9, काव्य रचना की दृष्टि से महाकाव्य माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो उपमा, अर्थ, गौरव और पदलालित्य, इनके लिए महाकवि माघ प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 10, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अद्यूड़ा। प्रश्न संख्या 11, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 12, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा मानव मुख्य के ध्वन्योंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्य द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्रश्न संख्या 13, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिखना, तो यह गलत है। प्रश्न संख्या 14, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करते हैं। प्रश्न संख्या 15, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो बोली कहते हैं जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 16, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़ से। प्रश्न संख्या 17, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। प्रश्न संख्या 18, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? अलंकार नहीं है। प्रश्न संख्या 19, इनमें अलंकारों की परिभाषा में लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कि जहाँ उपमान और उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है, तो यह क्या है? सही नहीं है। प्रश्न संख्या 20, प्यू सो कहियो संदेशड़ा है भोरा काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है इसमें। प्रश्न संख्या 21, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावतुम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का? भट्टनायक का है। प्रश्न संख्या 22, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। जब अधिकार की बात हो तो मतलब तोता डाली पर बैठा है तो उसका वहाँ पर अधिकार है। प्रश्न संख्या 23, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विप्रिय का। प्रश्न संख्या 24, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातर ताई, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो इसमें च्युत संस्कृति दोष हो रहा है। ठीक है।
मतलब संस्कृति दोष है इसमें। प्रश्न संख्या 25, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? काको वक्रोक्ति। प्रश्न संख्या 26, तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी तिय कुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व दोष। प्रश्न संख्या 27, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर्य है। माधुर्य जहाँ मधुरता की बात की जाए। प्रश्न संख्या 28, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो प्रताप सिंह शाही का है। प्रश्न संख्या 29, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, यह नहीं है। प्रश्न संख्या 30, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापी, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो मम्मट। प्रश्न संख्या 31, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 32, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गए। प्रश्न संख्या 33, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं कौन? निर्मला जैन। प्रश्न संख्या 34, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। प्रश्न संख्या 35, यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? यात्रा साहित्य और इधर है रचनाकार, इनसे मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। पहले का क्या है? कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। बी का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। प्रश्न संख्या 36, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं कौन? गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 37, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? नगेंद्र। प्रश्न संख्या 38, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं कौन? शिवदान सिंह चौहान। उन्होंने हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 39, बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक है कौन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 40, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है कौन? सत्यवती मलिक। प्रश्न संख्या 41, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन। प्रश्न संख्या 43, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा? बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। प्रश्न संख्या 44, रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 45, कवि कर्म और काव्य भाषा का किस आलोचक की समीक्षा कृति है? परमानंद श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सी कथन गलत है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्व दायित्व उन्होंने भावी समीक्षा को सौंप दिया। तो यह कथन गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा की पद्धति से संबंधित। प्रश्न संख्या 47, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न संख्या 48, कविता को कवि की आत्मा का है, उसकी हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 49, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? युद्ध और नारी। प्रश्न संख्या 50, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरूप था? संयोगिता।
प्रश्न संख्या 51, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव। प्रश्न संख्या 52, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जाता है? बूढ़ी काकी। प्रश्न संख्या 53, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? सेवा सदन। प्रश्न संख्या 54, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से? बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 55, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ। प्रश्न संख्या 56, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी। प्रश्न संख्या 57, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका साराभागी। प्रश्न संख्या 58, गली आगे मुड़ती है के लेखक है कौन है? शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 59, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो पहला गिरमिटिया में किया गया है। प्रश्न संख्या 60, प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 61, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 62, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है? उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में है? अंधा युग में। प्रश्न संख्या 63, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश प्रसाद। प्रश्न संख्या 64, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो कौन? विपिन कुमार अग्रवाल नहीं है। प्रश्न संख्या 66, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही नहीं वहाँ नीति थी मर्यादा था, धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र का है। प्रश्न संख्या 67, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुहासिनी। प्रश्न संख्या 68, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? भट्टारक। प्रश्न संख्या 69, चंद्रावली नाटिका के रचयिता है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 70, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगशीर्ष। प्रश्न संख्या 71, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत। प्रश्न संख्या 72, उत्तरायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 73, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मव्रत के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पहला राजा। प्रश्न संख्या 74, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना में हुई है? बंगाल में। प्रश्न संख्या 75, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कृतांत। प्रश्न संख्या 76, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? कार्नेलिया सुहासिनी से। प्रश्न संख्या 77, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सैर्स कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क। प्रश्न संख्या 78, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका? यौन कुंठा होगा। प्रश्न संख्या 79, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक विलासी रूपक कहा है? भारत दूरदर्शन। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? सूखी डाली। प्रश्न संख्या 81, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। प्रश्न संख्या 82, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। प्रश्न संख्या 83, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया? चाणक्य। प्रश्न संख्या 84, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक क्या है? आधे अधूरे। प्रश्न संख्या 85, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देते हैं, संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस का। प्रश्न संख्या 86, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? मल्लिका का अंबिका के प्रति। प्रश्न संख्या 87, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? एक पूरा आदमी। प्रश्न संख्या 88, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। प्रश्न संख्या 89, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या क्या है? कविता।
प्रश्न संख्या 90, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। प्रश्न संख्या 91, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता। प्रश्न संख्या 92, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बिन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियाँ की किस कविता से हैं? हवाई अड्डे पर विदा। प्रश्न संख्या 93, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 94, शोषक वर्ग के प्रति गणना का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 95, बैठे हुए सुखद आदत में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्ववद विचरते हैं, उपयुक्त पंक्तियाँ किसका वर्णन है? रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्न संख्या 96, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह। प्रश्न संख्या 97, प्रसादकृत पल्ली की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रश्न संख्या 98, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रश्न संख्या 99, कामायनी के संदर्भ में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इस कृति में मानवीय संयोगों का उदात्तीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 100, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? पंत। प्रश्न संख्या 101, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सुमित्रानंदन। प्रश्न संख्या 102, द्विवेद युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 103, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की है कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 104, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती। काव्य के संबंध में विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 105, आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। प्रश्न संख्या 106, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? मतीराम नहीं है। प्रश्न संख्या 107, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अरत ताको कवित विबुध कहत सब कोय, काव्य विषय की है परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि। प्रश्न संख्या 108, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो घनानंद के विषय में की है। प्रश्न संख्या 109, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न संख्या 110, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। प्रश्न संख्या 111, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिखा है? बेनी प्रभु ने। प्रश्न संख्या 112, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 113, गोपियों की वचन व्यक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? नंददास तथा चतुर्भुजदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 115, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पुरंदास। प्रश्न संख्या 116, अपने पूर्व से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 117, प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं कौन है? वंशीधर। प्रश्न संख्या 118, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 119, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय किया है कथन इनमें से किसका है? राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 120, बीसल देव रासों की नायिका का नाम क्या है? राजमती। प्रश्न संख्या 121, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है?
प्रश्न बिहारी मिश्र नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। प्रश्न संख्या 122। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। कथन किसका है? गार सदतासी। प्रश्न संख्या 123। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 124। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 125। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? राम कुमार वर्मा।